गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए स्टार्ट करें आज का लेक्चर, है ना। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर देख लिया, लास्ट वाला फर्स्ट लेक्चर हमारा, है ना बेटा। टाइम टू टाइम देखो, है ना। लेक्चर को डिले मत करो, क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर है वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगा अगले वाले लेक्चर में। मतलब मैं आज भी जो पढ़ाने जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को यूज़ तो हो गई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी। तो बेटा लेक्चर को पेंडिंग मत करना, कंटिन्यू रखिए आप उसे, ठीक है। और जो DPP मिली है उस पर सॉल्व करने के लिए वो ज़रूर सॉल्व करो। सैटरडे तक में आप लोग अपने डाउट्स मुझे दे दो, है ना, ग्रुप पे। तो मैं संडे के दिन लाइव क्लास में आकर के आप लोग के डाउट्स सॉल्व करवाता हूँ, है ना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला समझाया था, उससे रिलेट करते हुए सेक्शन फार्मूला बताया था। सेक्शन फार्मूला से रिलेट करते हुए मतलब उसी सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने सेंटर देखना स्टार्ट किया था ट्राइंगल में। और दो टाइप के सेंटर्स हमने देख लिए थे। एक था हमारा क्या कहते हैं सेंट्रॉइड, वो देखा था। दूसरा इन सेंटर देखा था। दो चीज़ें देखी थी, ठीक। इन सेंटर की एक प्रॉपर्टी है, वो मैं आज डिस्कस कर दूंगा आपको इसमें। अब अपन बढ़ते हैं उसके आगे और अगले 3 सेंटर देखते हैं क्या है। बेटा हमारा जो लेक्चर है वो मेंस के साथ साथ एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। मतलब मैं सारे टॉपिक आपको कवर करने वाला हूँ, जितने भी हो जाए मेरे लिए जितने पॉसिबल हो पाएंगे मैं उतने करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखते रहो, है ना। और फीडबैक ज़रूर दो मुझे यार, है ना। चलिए स्टार्ट करें। ये देखो तुम्हारा प्रीशियस टाइम है और मैं तुम्हें पकाऊँ, तुम्हें टाइम बर्बाद करूँ तो अच्छा नहीं है ना, है ना। इसीलिए मैं स्पेशली रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे आया, क्योंकि लाइव क्लासेस में आएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम तो बर्बाद होता ही है। देखें चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं बेटा, वो है हमारा ऑर्थो सेंटर। और एक चीज़ मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी बोला था, ये जो मैं चारों पांचों सेंटर बता रहा हूँ आपको, उस पर एक क्वेश्चन जेईई में मिलता ही मिलता है ना। तो मिलेगा, किस्मत आपकी अच्छी हुई तो ज़रूर मिलेगा, आप बदकिस्मत हुए तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। देखिए ध्यान से, ऑर्थो सेंटर होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए बेटा। ऑर्थो सेंटर क्या था। ऑर्थो सेंटर मैंने सिंपल बोला था, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ। अच्छा देखिएगा, आपने जितनी चीज़ें ट्राइंगल के केस में देख करके रखी है उसमें एक होता था मीडियन। तो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो था वो हमें क्या देता था, उसने हमको दिया था सेंट्रॉइड। फिर हमने देखा था एंगल बाइसेक्टर, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाला था और उसने मुझे क्या दिया था, इन सेंटर। अब बेटा यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स। तो बेटा जो तीनों एल्टीट्यूड्स होते हैं ना, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे लिए क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, है ना, कि क्या होती चीज़ यहाँ पे। देखो जैसे मैंने बोला एक ट्राइंगल बनाया बेटा मैंने यहाँ से कुछ इस तरीके से, है ना। मैं जानबूझ के बना रहा हूँ ऐसा, आपको बताता हूँ क्यों। सपोज करिए बेटा ये ट्राइंगल है ABC। अब ABC ट्राइंगल मैंने यहाँ से तुम्हें बना करके दिया। अब मैंने बोला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ऑर्थो सेंटर किसको बोलने वाले हो, जो इनकी तीनों का एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। एल्टीट्यूड मतलब होता है बेटा, जैसे C पॉइंट से सामने वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लीजिए इसको D बोला। दूसरा एल्टीट्यूड क्या होगा, जब मैं A से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो A से मैंने इधर साइड एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये E पॉइंट हो गया। और इधर साइड से भी देखा जाए तो मैं यहाँ से बोलने जाता हूँ तो ये भी मेरे लिए एक परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरे पास तीन एल्टीट्यूड्स मिलते हैं परपेंडिकुलर वाले। कौन से, एक मिला CD, एक AE, एक BF, ठीक। इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है ना बेटा, इसे ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर को मैं जनरली किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, O से। तो O बोला है मैंने, तो O मीन्स ऑर्थो सेंटर। तो बेटा हमने बोला कि ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये मेरे लिए क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब देखो, अब ऑर्थो सेंटर मैंने तो बोल दिया ये चीज़, ठीक है, कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है बेटा, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब जरा सुनो, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ इसकी इक्वेशन लिखने का, है ना। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए मैंने आपको तीनों इक्वेशंस दी। कौन सी, मैं आपको करके बताता हूँ, आपको मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने वर्टेक्स दिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3। बेटा अप्रोच पे जाइएगा, मेनली अप्रोच ही काम आता है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 यदि मैंने तीनों वर्टेक्स दे दिया, मैंने बोला ऑर्थो सेंटर निकाल। तो एक सिंपल सा लॉजिक है ना, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हो, मतलब पढ़े लिखे हो, 11th हो चुका है तुम्हारा, 12th हो चुका है। एक चीज़ सोचिए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मैं बोलूँ AE एंड CD आप निकाल लो, तो यही तो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा,
चलेगा। सुनो क्या बोला मैंने, AE और CD का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो O है, ऑर्थो सेंटर। तो हम क्या करते हैं मालूम है, हम परपेंडिकुलर के इक्वेशंस लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनना। आप सबसे पहले मान लीजिए CD की इक्वेशन लिखना चाहते हो, इस वाली लाइन की। मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा, अभी करके नहीं बताऊंगा, ठीक। करूंगा कब, जब हमें शायद 1-2 लेक्चर्स के बाद आपको बताऊंगा। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो याद करिए कोई एक पॉइंट है क्या आपको गिवन, हाँ मुझे C पॉइंट पता है, x3 y3। क्या स्ट्रेट लाइन का 1 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं, बिल्कुल सर, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो आपको ये पॉइंट गिवन है ना, इस पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन लिख दो। अब दिक्कत क्या आएगा कि y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1 में m स्लोप होता है, और स्लोप मुझे पता ही नहीं है। हाँ, स्लोप के लिए कंडीशन जरूर लगाएंगे जो पता है मुझे, वो क्या है, देखो a पॉइंट x1 y1, b x2 y2। बेटा यदि ये दोनों पॉइंट पता है तो क्या मैं AB लाइन की स्लोप निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सर। कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर देंगे, इसका स्लोप आ जाएगा। अब जैसे इसका स्लोप आ गया तो मुझे मालूम है ये लाइन इस CD के परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 इक्वल टू -1। तो इसका स्लोप मुझे पता है, इसको m2 बोल देंगे। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। याद है ना आपको, 2 लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा अभी इसे, बट इतना मान के चलिए, थोड़ी चीज़ें मैं आगे की भी यूज़ करूँगा, क्योंकि आपको इतना बहुत तो पढ़ा है। क्या बोला मैंने यार, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप तो यहाँ से निकाल, और ये वाला जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर। तो m1 m2 इक्वल टू -1 कर दिया, तो m1 m2 इक्वल टू -1 कर करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, सोचो। तो मैं m2 की वैल्यू निकाल लूँगा। जैसे ये m2 निकल गया, इस वाली इक्वेशन में जो हमने लिखा था y माइनस x3 y माइनस y3 इक्वल टू इसका स्लोप जो निकला वो m x माइनस x3। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी सीधे सीधे। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, इक्वेशन बना लो। तो देखो एक इक्वेशन ये बनी। दूसरा, आप AE निकालना चाहते हो तो आपको x1 y1 पॉइंट पता है, ये साइड पता है। अब इसमें इसका स्लोप निकाल लो, इसके स्लोप के परपेंडिकुलर करके इस लाइन का स्लोप निकालो। एक पॉइंट दिया हुआ है, उसकी इक्वेशन लिखो, 2 लाइन की इक्वेशन आ गई, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट वो है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा ऑर्थो सेंटर। समझ में? तो ये मेरा एक बेसिक अप्रोच होता है, बेसिक वाला, कि आपको कुछ नहीं आता तो सिंपल इस अप्रोच पे जा करके लेकर के आओ। बट बताऊँ एक चीज़, जेई जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ है मतलब वो है ना, पता है जेई के क्वेश्चन आप कभी देखने जाना, बहुत लेंदी नहीं होते, बहुत कम टाइम होता है जब लेंदी आते हैं, नहीं तो वो स्मार्ट वर्क वाले होते हैं। मतलब उसमें कि मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक, कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, जो चीज़ आप लगा दोगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम बहुत लेंदी हो जाना है। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं आपको करवाता हूँ और प्रॉपर्टीज़ समझाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिएगा, मान लें बेटा मैंने एक क्वेश्चन दिया यहाँ पे, है ना, मैंने लिखा आपसे कि फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल whose vertices are, बेटा vertices are क्या है बेटा, मैंने बोला 0 0 1, 2 और एक लिख दिया, या ऐसा लिख लीजिए 1, 0 एंड 0, 4। ठीक, अब मैंने आपसे ये बोला यार ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, आप मुझे बताइए कि इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा। ठीक है, आपको तीनों वर्टेक्स दे दिए। अब जरा देखना स्मार्ट वर्क, है ना, क्या लॉजिक बनता है यहाँ पे, ज़रा उसे सोचते हैं, ध्यान से देखो। एक सिंपल तरीका ये है कि यार ये ट्राइंगल बनाओ से, है ना, बना लेंगे। आपको तीनों वर्टेक्स दे दिया, फिर आपको वो इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, इक्वेशंस लिख करके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। बेटा ये जेई का क्वेश्चन है ना, मतलब ये पॉइंट बदले होंगे, मैंने अपने मन से दिए, बट पैटर्न यही है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, और एक बार नहीं 2 2 3 3 4 4 बार हैं। अब सुनो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आपको यदि ऐसा आया ना तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ बेटा, समझ के रखिएगा, कभी भी ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर से रिलेट करता हुआ प्रॉब्लम आपको दिखे तो एक बार ज़रूर दिमाग में स्ट्राइक करना कि कहीं वो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। यदि वो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो बड़ा स्पेशल हो जाता है मैं मेरे लिए। बताऊँ कैसे? देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करो इसी केस में, है ना बेटा। मान लीजिए कि फर्स्ट केस हमने लिख लिया, सेकेंड केस देखो, ध्यान से देखना, समझना चीज़ों को, फिर आपसे वो चीज़ बहुत आसान से बन जाएगी। जैसे मान लीजिए बेटा ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, है ना, तो हमने क्या बोला, देखो ABC, यदि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है, ये C पॉइंट। सोचिएगा जरा कहाँ से लाई करेगा। देखो पहली चीज़, मान लें बेटा मैं C से बात करने जाऊँ, मैं क्या बोलता हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ही ऑर्थो सेंटर है। तो मैं क्या करूँगा मालूम, जैसे C से मैं एक परपेंडिकुलर, अच्छा एल्टीट्यूड क्या होता है, आप उस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो देखो ना जरा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो लाइन बनी ना CA, ये AB के परपेंडिकुलर है।
मतलब सी ए जो है एक्चुअल में सी ए ही तो मेरे लिए क्या हो गया, एक एल्टीट्यूड हो गया ना इस ट्राइंगल का। सोचो ना, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर है, वही तो एल्टीट्यूड है। अच्छा दूसरा देखो, बी पॉइंट, इससे एक एल्टीट्यूड बनाओ, इससे एल्टीट्यूड क्या होगा, इसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो उसके सामने वाली साइड ये ए सी है, इस पर यदि मैं परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करने के लिए जाऊँ तो जो ए बी है वो ए सी के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ए बी भी तो अपने आप में एक एल्टीट्यूड है। तो देखिए बेटा ये दोनों एल्टीट्यूड है। अच्छा सुनो एक चीज़, यहाँ पे 3 एल्टीट्यूड थे बट तीनों कट तो एक ही पॉइंट पे करते हैं ना, उसी को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। मतलब कोई भी 2 एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वहीं तीसरा भी कट करेगा। तो सोचो ना, ये ए सी था, ये ए बी था, तो मैंने बोला ये दोनों एल्टीट्यूड है और उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आता है, ए पॉइंट, ए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यदि ए है तो ए ही तो मेरा ऑर्थो सेंटर हुआ ना भाई। तो ये जो पॉइंट होता है ना, यही मेरे लिए यहाँ पे कौन हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ ऑर्थो सेंटर। तो जो ऑर्थो सेंटर है वो कौन होता है, वो वाला वर्टेक्स होता है जहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल में यदि वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमेशा ऑर्थो सेंटर कौन सा पॉइंट होगा, जहाँ पर राइट एंगल सबटेंड होता है वो पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर होता है। तो यदि तुम्हें पता चल गया कि यार वो मेरा कौन सा ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बिंदास तरीके से आप बोलोगे ना कि भाई जहाँ पे कट कर रहा है 90 डिग्री बन रहा है वो मेरा ऑर्थो सेंटर है। आप इस लॉजिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे, पता है। अदरवाइज बच्चे उसी चीज़ को बहुत लंबा खींच के जाते हैं। देखो मैं 1-2 प्रॉब्लम करवाता हूँ, आपको समझ में भी आएगा। देखो अब जैसे ये तीनों पॉइंट थे, आप चाहते एक आम बच्चा यदि सोचने जाता तो वो क्या लॉजिक लगाता, वो क्या लगाता कि यार पॉइंट्स हैं, वर्टेक्स लिखे, इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करेगा, कट पॉइंट निकालेगा, आंसर लाएगा। बट मैं बोलता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में फिट करो, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर वगैरह आए तो ज़रूर सोचो कि वो राइट एंगल तो नहीं है। देखो इनको ज्वाइन करने जाओ जरा पॉइंट को, आपको पता है ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है, ये एक्स और वाई का, राइट बेटा, है ना। स्पेशली मैंने पॉइंट ही वैसा सिलेक्ट किया है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये ओ पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 1,0। यार ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है सर, तो इसको मैंने ए पॉइंट बोला। ये जो दूसरा पॉइंट है 0,4, ये बी पॉइंट है, यहाँ का है। अब इन तीनों को जरा ज्वाइन कर लो। यदि मैं तीनों को ज्वाइन कर दूँ तो मुझे ट्राइंगल क्या दिखता है, यही तो दिख रहा है, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा ये वो पॉइंट है जहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है ना, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्थो सेंटर। मतलब क्या हो गया भाई, यार राइट एंगल ट्राइंगल था तो इसका आंसर क्या है, ओरिजिन। मतलब बिना सॉल्व किए आप आंसर बोल सकते हैं भैया ऑर्थो सेंटर ये हमारा आंसर है, राइट। तो मैंने बोला ऑर्थो सेंटर का आंसर हो गया मेरे लिए क्या, यहाँ पे ओरिजिन। तो ये मेरा आंसर है। क्लियर हुआ सबको, है ना। तो बेटा इस टाइप से आपको प्रॉब्लम कभी भी मिले आप सॉल्व करिए, अटेम्प्ट लगाइए, ख़त्म कीजिए। क्लियर है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। मैंने बोला ना जेई में आता है, ये आया हुआ है बहुत बार। एक और करवाता हूँ, ठीक है, दूसरा देखो फिर आपको समझ में। अब उसी में क्या करता है मालूम, सेम प्रॉब्लम है बट उसको घुमा के बोल दिया और हम घूम जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा सा घूम जाते हैं। कैसे घूमते हैं मालूम, सोचो उसने बोला कि फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर। अब मैंने बोला साइड्स क्या है, तो मैंने बोला xy = 0 एंड x + y - 3 = 0। ठीक, अब सुनो मेरी बात। मैंने बोला ये वाला, यार फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर xy = 0 और x + y - 3 = 0। अब सुन मेरी बात ध्यान से। एक नॉर्मल बच्चा जो सोचता है, वो कई बार तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। मतलब यदि ये बोर्ड में आ जाए ना तो मैं बोलता हूँ कि बच्चा खड़ा होकर के पूछता है टीचर से, सर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्या लॉजिक लगाता मालूम है, वो बोलता है भाई ट्राइंगल है, ट्राइंगल में मेनली कितने साइड चाहिए आपको, 3 साइड चाहिए कम से कम। अब आपको यदि 3 साइड चाहिए, है ना, एक सेकेंड बेटा, आपको यदि मैं बोलता हूँ कि 3 साइड चाहिए हैं तो वो 3 साइड्स बेटा आपको 3 इक्वेशंस देगी, है ना। तो यहाँ ज़रा सोच के देखो, क्या यहाँ पर आपके पास 3 इक्वेशंस दी हैं, तो बच्चे के दिमाग में आता है नहीं सर यहाँ तो सिर्फ 2 इक्वेशंस हैं, एक ये वाली एक ही वाली। नहीं, यहाँ एक्चुअल में 3 इक्वेशंस हैं। कौन सी हैं सोचिए, एक ये एक नहीं है, ये 2 इक्वेशंस हैं, ये एक इक्वेशन है, मिल करके टोटल कितनी हुई 3 इक्वेशंस। ठीक है, तो टोटल आपके पास 3 इक्वेशंस यहाँ पर भी गिवन है। क्लियर है बेटा। तो चलिए बनाएं, चलो अपन ने ये ट्राइंगल बनाने की कोशिश करी, ठीक है। चलो देखो मैं यहीं पे सोचता हूँ xy = 0, इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या बेटा, हाँ बिल्कुल। एक x = 0 और एक y = 0 बनेगा, है ना। अरे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये x = 0 y = 0, x = 0 कौन सी लाइन की इक्वेशन होती है, y एक्सिस की, ठीक है।
तो मैंने बोला यार ये वाई एक्सिस हो गया, मतलब एक लाइन तो मेरे लिए वाई एक्सिस हो गई, ठीक है सर। दूसरी लाइन कौन है, y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 कौन होता है सर, एक्स एक्सिस होता है। अब यदि ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस मेरे लिए ये वाली लाइन हो गई। चलो भाई 2 लाइन तो मिल गई मेरे को, मतलब ट्राइंगल के 2 साइड्स मुझे पता है। अब थर्ड वाली साइड इसको प्लॉट कर लें, बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं ना हम लोग, इसको कैसे प्लॉट करना है, x को 0 करो, y को 0 करो, आंसर लिखो। देखो x इक्वल टू 0 किया इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, मतलब एक 0,3 पे कट कर रहा है, सबको पता है यार ये, है ना, कि x को 0 किया तो y की वैल्यू 3, तो 0,3 पे कट किया। अच्छा y को 0 करूँगा तो x की वैल्यू 3, x मतलब x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे एक पॉइंट है 3,0, यहाँ पे कट किया। तो बेटा अब इन दोनों को ज्वाइन करके आप इस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है। अब ये लाइन बन गई, इस लाइन की इक्वेशन क्या है बोलो, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी सर, x इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। तो ज़रा देखो इन तीनों लाइन से मिल करके जो इक्वेशन बन रहा है, जो ट्राइंगल बन रहा है, एक्चुअल में वो ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि ओरिजिन ही तो है ये, है ना। अब यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख गया तो आप बता सकते हो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल में आंसर क्या होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका, दोनों परपेंडिकुलर साइड्स का। देखो ना बेटा, एक ये वाली परपेंडिकुलर साइड, एक इसका, तभी तो 90 बनेगा। तो दोनों परपेंडिकुलर वाली लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वो पॉइंट भी यही ओरिजिन आया। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से भी मेरा आंसर क्या है, ओरिजिन, और यही मेरा कौन हो गया, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। बेटा जल्दी में लिखता हूँ तो स्पेलिंग वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, देख लेना, ठीक। तो ओरिजिन आपका क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। तो ये मेरा आंसर आ गया, अभी आया समझ में बेटा। तो ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। अब दोनों क्यों आए हुए हैं एग्जाम में, पता है, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि इसमें कुछ भी कैलकुलेशन ही नहीं है, देखते से आप आंसर लिख सकते हो यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, अदरवाइज जय श्री राम। चलें एक और देखें। अब देखो अब सेम पैटर्न पे मैं एक प्रॉब्लम और देता हूँ। आपको मैंने बोला फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर। अब इक्वेशन मैं देता हूँ बेटा, मान लीजिए x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक देता हूँ मैं 17x माइनस 259y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मैंने ये 3 इक्वेशंस दी भाई, देखो, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखते चला, मैं जितने करवा सकता हूँ मैं करवाऊंगा, है ना, ध्यान से देखिए। फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर दिस दिस एंड दिस। आपको 3 इक्वेशंस देख करके रखी हैं लाइन की, है ना। अब 3 इक्वेशंस यदि आपको लाइन की पता है, अब आपके पास क्या सवाल उठा, सर देखो जैसे मैं क्या करता हूँ, लॉजिक देखना मेरी बात ध्यान से। आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट लाइन बोल दिया, मान लीजिए ये साइड फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड वाली लाइन सेकेंड इक्वेशन को बता रही होगी, थर्ड वाली लाइन थर्ड इक्वेशन को बता रही होगी, है ना। मैं बना लूँ एक बार, बनाइए, देखिए। सपोज़ कीजिए कि मैंने ये ऐसा ट्राइंगल बनाया, ठीक है बेटा। तो इस ट्राइंगल में मैंने बोला ये A B C, मान लो AB लाइन की इक्वेशन मेरे पास x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 है AB की। दूसरी लाइन जो है वो है x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। जो तीसरी लाइन है वो है आपके पास 17x माइनस 259y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब सुन, आपके पास ये तीनों दे दिया, आपसे बोला उसने क्या इक्वेशन मतलब ऑर्थो सेंटर निकाल। अब मैं बताता हूँ सिंपल बच्चों का अप्रोच, अच्छे बच्चे भी यही अप्रोच करते हैं। क्या इक्वेशन तीनों अलग अलग दिख रही हैं सर, राइट एंगल जैसा कुछ दिख नहीं रहा अभी फिलहाल, और इतना सोचता कहाँ है कोई, तो सीधे क्या करते हैं वो मालूम है, वो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बच्चे, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा वो B कोऑर्डिनेट आएगा, सबको पता है ना। तो इन दोनों को सॉल्व करके B का कोऑर्डिनेट निकाला तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, फिर इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करेगा, है ना, इन दोनों को सॉल्व करेगा और उससे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो A कोऑर्डिनेट हो गया। फिर इन दोनों को सॉल्व करेगा, उससे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो मेरे लिए C कोऑर्डिनेट हो गया। तो सबसे पहले तो बात सोच, वो 3 बार इक्वेशन सॉल्व करता है, एक बार इधर, एक बार इन दोनों का, एक बार इन दोनों का, फिर जाके 3 पॉइंट्स आएंगे। उसके बाद 2 एल्टीट्यूड की इक्वेशंस निकालेगा। अब वो इक्वेशन निकालने में भी लेंथ दिखा, अब दोनों की इक्वेशन आएगी, फिर उसको सॉल्व करके फिर ऑर्थो सेंटर निकालने जाएगा। और सुनना मेरी बात, यहाँ पे इक्वेशन देखो ना, इक्वेशन कोई छोटा थोड़ी है, सॉल्व करने जाओगे कैलकुलेशन भी अच्छा खासा है, फंस जाता है यार। मतलब बच्चा स्टार्ट तो कर देता है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भी दे देता है, बट फिर जाते जाते उसको लगता है कि अरे यार अब तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, नहीं बनता, छोड़ इसको। तो मतलब आपके 10 मिनट भी गए, क्वेश्चन भी गया। बट आप एक चीज़ सोचो, हमेशा सोचना है एग्ज़ाम में, जेईई में,
क्या कोई भी प्रॉब्लम यदि आपके पास आया है, क्या उसका कोई अल्टरनेटिव मेथड है या कोई ऐसी कॉन्सेप्ट है जिससे वो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो सकता था। मैं यदि लेंदी जा रहा हूँ ना, तो ज़रूर सोचना ये चीज़ कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन मिस तो नहीं कर रहा हूँ। तो आपको एक जवाब आएगा यहाँ से कि यहाँ पर तुम ऑप्शन मिस कर रहे थे। ये आंसर बहुत ईजी था, मतलब विद इन हाफ मिनट और 1 मिनट तो मैक्सिमम बोल दिया। क्या लॉजिक, सुन ध्यान से याद करना। आपको मैंने एक लाइन की इक्वेशन मैंने अभी नहीं बताई है, मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताने वाला हूँ, है ना। बट अभी समझ के रखिए बेटा, आपको पता है कभी भी एक लाइन दे देना, ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन बेटा मैंने यदि लिखी है ax + by + c = 0। इसकी एक लाइन है, यहीं कहीं बोर्ड वर्क कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ax + by + c = 0 एक लाइन की इक्वेशन दी है, और कोई पूछे तुमसे यार इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बता, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन, तो इसका एक डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं है, मेथड से सॉल्व करते हैं, बस उसको हम डायरेक्ट बोल देते हैं। कैसे करना, ध्यान से। यदि एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी हो ना, तो क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनो बेटा। y के जो कोफिशिएंट है उसको x में ले जाओ, x के कोफिशिएंट को y में ले जाओ, मतलब x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करने का। इंटरचेंज कैसे करें भाई, b को मैं इधर लेके आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, bx बदल दिया मैंने, देखना इसका b वाला x पे आ गया। अच्छा, x का कोफिशिएंट b के पास चला जाएगा, तो a वाला इधर गया bx + ay, साथ में साइन चेंज, बीच में जो भी साइन है, यदि प्लस है तो माइनस करना, यदि माइनस होता तो प्लस करना, ठीक है। और प्लस लैम्डा कोई कांस्टेंट आ रहा होगा = 0। तो ये जो लाइन होती है ना बेटा, ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है। किसके, इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ये होती है। अब सुन, आपको यहाँ पे सॉल्व करना था, आपने अप्रोच लगाया यही वाला, आपने क्या लॉजिक कर दिया और क्या गड़बड़ कर दिया, ये सोचना ध्यान से। जब भी आपको इतने इक्वेशंस दिखे ना, आप दिमाग में एक बार सोचो जरूर कि क्या वाकई में वो इतना सारा कैलकुलेशन मुझसे करवा रहा होगा। तो मेरा आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं करवा रहा होगा। तो फिर क्या लॉजिक, क्या हुआ, क्या गलत हो गया मेरे साथ, तो मेरे साथ गलत ये हुआ कि मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। आप सबसे पहले ये देखा करो, यदि 3 इक्वेशंस हैं तो क्या कोई 2 इक्वेशंस परपेंडिकुलर तो नहीं है, और वो बिल्कुल इसी तरीके से चेक लग जाता है। तो देखो ना बेटा, यहाँ है परपेंडिकुलर, कौन, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली। देखो यहाँ x और y के कोफिशिएंट 1 1, तो आपस में इंटरचेंज करेंगे तो भी यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, और साइन चेंज हो जाएगा बीच का, तो यहाँ प्लस है तो माइनस। तो देखो ना x - y, ठीक है। तो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हो गई इसी के अप्रोच में, है ना। अभी हम अगले वाले 1-2 क्लास में और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जाएंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा उस सब में, ठीक। अभी फिलहाल समझ के रखिए, क्योंकि प्रॉब्लम इसके साथ था तो यहीं पे ख़त्म करवा रहा हूँ। इन दोनों को इंटरचेंज किया, दोनों को इंटरचेंज किया, इनके बीच का साइन चेंज किया, तो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अब यदि दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है कि इनके बीच में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है भैया। 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल था, और ये भी यदि राइट एंगल ट्राइंगल था, तो इसका भी ऑर्थो सेंटर कौन होगा, ये बी पॉइंट, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वही तो ऑर्थो सेंटर है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हो, सोचिए ज़रा। यदि मैं बी पॉइंट को निकालना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, भैया इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मैं निकाल लूँ। देखो मैंने बोला इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, क्या हो जाएगा, x + y - 3 = 0, x - y + 4 = 0। अब डायरेक्ट सॉल्व कर दिया जाए, करो, दोनों को ऐड कर दें, कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो y और y कैंसिल, तो मिलेगा 2x और -3 + 4 मिलके 1, तो 2x + 1 = 0, तो x = -1/2। अरे समझना बेटा, y कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे, x + x 2x, और यहाँ से 4 - 1 कितना हो जाएगा, 4 - 3 1, तो 2x + 1, तो 1 उधर जाएगा तो -1, और 2 उधर गया तो 1/2। अच्छा, x की वैल्यू, अब इसको माइनस कर दें, माइनस कर दें फर्स्ट में से सेकेंड को, तो ये तो x गया, तो ये उधर जाएगा 2y -7, तो 7/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। और ये मेरा क्या आंसर आ गया, ऑर्थो सेंटर। कि ऑर्थो सेंटर मेरे लिए क्या निकल के आया बेटा, फाइनली बोलो। ऑर्थो सेंटर जो आएगा यहाँ पे ना, ओ उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -1/2, 7/2। तो ये मेरे लिए ऑर्थो सेंटर निकल के आया। क्लियर है। तो देखो प्रॉब्लम अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाता, सोच के देखना किसी के दिल में आए कुछ लोग होते हैं ना खतरों के खिलाड़ी, कहते हैं उनको खतरों के खिलाड़ियों को यदि शौक है तो बाकायदा बिल्कुल सॉल्व करके देखना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना और लेकर के आना, आंसर क्या आता है, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। और बेटा जब मेंस होता था ना, मेंस मतलब आपका वाला मेंस नहीं, एक पहले जब आईआईटी होती थी तो पहले स्क्रीनिंग होता था, मतलब जो आज आपका मेंस है ना वो स्क्रीनिंग था, और उसके बाद में एक सब्जेक्टिव पेपर होता था, तो सब्जेक्टिव में लेंथी क्वेश्चंस मिलते थे। तो वहाँ पे वो लोग है ना कई बार
रैंडम पॉइंट्स देते थे जहाँ पे आपको बाकायदा पूरा इक्वेशन सॉल्व करना होता था, मतलब जहाँ पे बाकायदा आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा तभी जाएगा, मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। बट क्योंकि अब हम ऑब्जेक्टिव वे में ना, तो ज़्यादातर चांसेस बनते हैं कि क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे आए आपके पास। क्लियर है? चलेगा? चलिए इसे नोट कीजिए। मैं आपको 2-3 प्रॉपर्टी बता करके इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ, सरकम सेंटर पे आता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए। फर्स्ट क्या कि इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब किसी भी 2 एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, ऑर्थो सेंटर आएगा। दूसरी चीज़ मैंने बताई, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर हमेशा वो पॉइंट होता है जहाँ पर राइट एंगल बनता है। तीसरा एक पॉइंट और देखिए यहाँ पे वो क्या है, हमसे 1-2 पॉइंट्स बताता हूँ, उसके बाद में एक प्रॉब्लम और करवाता हूँ इस पर। ठीक है, जेई का बोल रहा हूँ ना, फेवरेट टॉपिक है। अब थर्ड पॉइंट क्या बता रहे हैं हम लोग, यदि मान लीजिए कभी एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपको मिले, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब बेटा एक्यूट एंगल ट्राइंगल यदि मिले आपको, एक्यूट एंगल सारे के सारे 90 से छोटे हैं, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के केस में याद रखिएगा क्या बोलते हैं कि ऑर्थो सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। मतलब इस केस में हमेशा आपका ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर होगा। मतलब यदि ये देखा जाए ना, तो ये कौन सा था, एक्यूट एंगल, देखिए ना। ठीक है, तो उसमें ऑर्थो सेंटर हमेशा सेंटर सर्कल के ट्राइंगल के अंदर आता है, ट्राइंगल के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये याद रखिएगा। दूसरी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है हमसे कि यदि यही चीज़ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाए। ठीक बेटा, यदि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ये सेंटर हमेशा आउटसाइड दिस ट्राइंगल लाई करेगा, मतलब ट्राइंगल के बाहर। ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है, ये रहा ना, ऐसा, इस तरीके से। ठीक, अब आप यदि एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो इसका एल्टीट्यूड तो यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ड्रॉ करने वाले, इस पर ड्रॉ करने वाले, वैसा। तो इन सब का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक बेटा, तो आउटसाइड द ट्राइंगल आपका ऑर्थो सेंटर लाई करने वाला है। एक चीज़ ये हो गया, और एक लास्ट। अब ऑर्थो सेंटर का एक फॉर्मूला और होता है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। क्या? ऑर्थो सेंटर का एक फॉर्मूला ये है कि यदि मान लीजिए मैंने बोला x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के x2 y2, सी के x3 y3। यदि मान लीजिए आपको वर्टेक्स पता है तीनों, और एंगल भी पता है, ए एंगल, बी एंगल और एंगल भी पता है। यदि एंगल की वैल्यू पता हो तब एक फॉर्मूला लगा सकते हो, उसको क्या बोलते हैं देखना। तीनों के x मिलके x देंगे ऑर्थो सेंटर का, तीनों के y मिलके y। कैसे लिखना, ध्यान से देखिए। पहले वाले का x1 लिया तो इसका एंगल कौन सा है, a पॉइंट का था ना, तो tan a। तो हम ऐसा लिखने वाले बेटा, देखिए x1 tan a, समझ में आया, x1 tan a। तो x1 को इसके tan से मल्टीप्लाई किया तो x1 tan a, प्लस x2 मल्टीप्लाई होगा उसके tan से, तो प्लस x2 tan b, प्लस इसकी बात करने जाए तो x3 उसके tan से, तो प्लस x3 tan c, और होल अपॉन में क्या आ रहा होगा, बोलिए क्या आएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c। तो तीनों को ऐड कर दीजिएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c, तीनों के tan के एंगल को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट निकल के आया किसका, ऑर्थो सेंटर का। चल ये x कोऑर्डिनेट आया। अब y कोऑर्डिनेट कैसे लिखें भाई, यहीं पे कॉमा करके नीचे लिखता हूँ मैं, है ना। सेम वे y1 इसके tan से, तो आप लिखोगे y1 tan a प्लस y2 जाएगा इसके tan से, तो प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c, और इन सब के अपॉन में क्या आ रहा होगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c करके जो निकाला मेरे पास रिजल्ट आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप फॉर्मूला निकालने जा सकते हैं। बट बेटा ये वाला मेथड जो है कहीं ना कहीं लेंदी अप्रोच है, मतलब तभी बेनिफिशियल है जब एंगल दिए जाए। तो मैं बोलता हूँ, बताऊँ, ये वाला फॉर्मूला बहुत रेयर यूज़ करते हैं, बहुत कम, कभी करते भी नहीं ज़्यादा देखा जाए तो। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है बेटा? चलिए इसे नोट कीजिए, मैं आपको इसको रब करता हूँ और एक प्रॉब्लम और करवाता हूँ, उसके बाद में अपन सरकम सेंटर पे चलते हैं। ठीक है, मैं ना बीच बीच में ना एक्चुअली उसका इसको पॉज करके फिर उसको रब करता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाए। देखिए तो अब एक प्रॉब्लम आया था, ये भी आपका जेई का है ना।
क्या दिया हुआ था आपको, राइट एंड मतलब एक ट्राइंगल दिया है, उस ट्राइंगल में आपसे ये बोला है कि उसके दो वर्टेक्स हैं, एक है ए 5,-1, एक वर्टेक्स ये दिया, सेकेंड वर्टेक्स दिया हुआ है -2,3, आपको दोनों वर्टेक्स दे दिए। थर्ड वाला वर्टेक्स आपसे पूछा है कि बताओ थर्ड वर्टेक्स क्या होगा, यदि आपके पास बोला गया है कि ऑर्थो सेंटर उसका ओरिजिन है। बेटा यदि ऑर्थो सेंटर ओरिजिन हो तो बताओ मुझे थर्ड वाला वर्टेक्स क्या होगा। ठीक है, आप सुनिए। अब ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम होता है, बच्चे करने जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि इक्वेशंस निकालो और फिर वैल्यू पुट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, नहीं, लॉजिक समझिए। और सबसे मेन चीज़ बताओ, सारी चीज़ें इसकी डेफिनेशन पे ही तो बेस्ड होती हैं यार, डेफिनेशन से जाओ, इज्जत से लेके आओगे आंसर। देखिए करें, चल क्या करें भाई, प्रॉब्लम समझ में आ गया ना भाई। दो वर्टेक्स पता है, ऑर्थो सेंटर पता है, तो थर्ड वर्टेक्स निकालना है। क्या करें, थर्ड वर्टेक्स को थोड़ी देर के लिए x, y सपोज करो मुझे लेना है। आप मुझे बताओ ऑर्थो सेंटर होता क्या था, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। मतलब यदि मैं A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जाऊं सामने वाली लाइन पर AD, तो जो AD है वो मेरे लिए एल्टीट्यूड है, क्योंकि वो ऑर्थो सेंटर से होकर के ही जा रही होगी। क्लियर है ना बेटा। चलिए यदि ये AD है, ऑर्थो सेंटर से जा रही है, तो ज़रा मुझे बताइए क्या मैं MAD निकाल सकता हूँ। MAD मतलब जानते हो, पागल नहीं, AD लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, 2 पॉइंट पता होता है तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके मैं लिख देता हूँ, एक बार बार यूज़ करूँगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे, बट आपको पता है, मुझे मालूम है। अब y2 - y1 क्या हो रहा होगा, सोच बेटा, एक पॉइंट 5,-1, दूसरा 0,0, इसको x2 y2 बोल दो, इसको x1 y1, तो y2 मतलब कौन, -1 - 0 अपॉन 5 - 0, मतलब आंसर आया -1/5, ये MAD आया। अच्छा देखो, इसका स्लोप आ गया AD का। अब AD का स्लोप आया ना, अब उसके बाद में क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये AD लाइन किसके परपेंडिकुलर है, BC के, तो बेटा BC का स्लोप निकालो, MBC। BC का स्लोप यदि निकालने जाए तो BC क्या बोलता है, देखो यहाँ से, ये रहा, ये x2 y2 और ये x1 y1, तो हम लिखेंगे y2 - y1 3 अपॉन x2 - x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इसका स्लोप आया। अब ज़रा देखो, आपको पता है डेफिनेशन से क्या कि ये इसके परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, मतलब आपको मालूम है ना कि AD परपेंडिकुलर ऑन BC। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। चल, तो मैंने लिखा भाई MAD इंटू MBC इक्वल टू -1। चल, MAD की वैल्यू बताओ कितनी है, -1/5। MBC कितना है, y - 3 अपॉन x + 2 इक्वल टू -1। बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 को उधर ले जाओ, y को उधर ही रखने, तो y - 3 इक्वल टू 5 x + 2। सॉल्व कर लो गया। इसका मैं इक्वेशन लिखता हूँ डायरेक्ट, 5x - y और यहाँ से हो रहा 10 + 3 13 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन निकल के आई मेरे पास x और y के टर्म्स में। तो x और y के टर्म्स में पहली इक्वेशन मेरे पास यहाँ से निकल के आई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन की बात कर ध्यान से। अभी तो अपन ने इन दोनों को ले लिया, अब एक बार और बनाते हैं जहाँ पर हम कोई दूसरी लाइन ले लें बेटा। कौन सी, देखो एक चीज़ देखो तो यहाँ से, क्या ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, मतलब CE, तो ये भी तो एल्टीट्यूड ही होगा ना, उनका भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो मुझे मालूम है कि ये CE लाइन परपेंडिकुलर होगी AB के, तो इन दोनों का स्लोप निकालते हैं और रखेंगे। अब जरा देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, आप सबसे पहले निकालिए CE लाइन का स्लोप, तो MCE। ठीक है बेटा, MCE की वैल्यू बताइए, MCE क्या हो रहा होगा, y2 - y1, तो y - 0 अपॉन x - 0। अरे ये वाला ना, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट इनके बीच में, इसका, तो ये आ गया सिंपल y/x। ठीक है सर, दूसरा निकालिए। अब ये परपेंडिकुलर है किसके, AB के, तो AB का स्लोप निकालना पड़ेगा, y2 - y1, तो कौन सा आ रहा है, एक 3 है और -1 अपॉन में -2 -5, ये हो गया 4 अपॉन में -7, तो MAB की वैल्यू हो गई -4/7। अब देखो जैसे ये दोनों स्लोप आ गए, इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए, तो मैंने लिखा MCE इंटू MAB इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन भी तो परपेंडिकुलर है ना, तो कर दे मल्टीप्लाई करिए। MCE के प्लेस पे क्या आएगा, y/x, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा, -4/7 इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस गया, ये इधर चला गया होगा, तो बेटा 4y इक्वल टू 7x।
आ गया इक्वेशन यहाँ से। चलो यहाँ से बेटा y की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आ जाएगा 7x/4। तो एक इक्वेशन ये निकल के आया, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए एक इक्वेशन ये निकला xy में, दूसरा इक्वेशन मेरे पास यहाँ से था xy में, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। y की ये वैल्यू उठा करके मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मैं लिखूंगा उखूंगा नहीं लैंग्वेज में, ठीक है। तो y की वैल्यू उठा करके सीधे लाइन इस इक्वेशन में रख। अब देख क्या आएगा यहाँ से 5x - y, y के प्लेस पे क्या लिखेंगे 7x/4 प्लस 13 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो एलसीएम लेके, ये हो जाएगा 20x - 7x प्लस 52 इक्वल टू 0। ये दोनों हो जाएगा तो 13x आ गया इक्वल टू -52, x इक्वल टू -4। बेटा x की वैल्यू -4 निकल के आई सॉल्व करके। अच्छा यदि x ये आया है ना, x अपना ये आ रहा है, तो बताओ मुझे यहाँ से मैं यहीं लिखता हूँ ना बेटा, y की वैल्यू क्या थी 7x/4, 7x/4। इसमें जा कर के x की वैल्यू रख दो -4 है, 4 और 4 कैंसिल हो गया तो आंसर आया -7। तो y की वैल्यू -7, तो x -4 और y -7। तो बेटा आंसर मेरे पास क्या आ रहा है -4, -7, ये मेरा आंसर। क्लियर है, मज़ा आया? ऐसे होते हैं सम्स, ठीक है। और करिए बेटा, क्या आएगा एडवांस में भी पूछेगा तो क्या पूछेगा, इन सब से रिलेटेड ही तो करके पूछेगा, ठीक है। चले नोट कीजिए। अब मैं पोर्शन रब करता हूँ और नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, सर्कमसेंटर। चलिए बेटा देखें, आइए अब सर्कमसेंटर पे आते हैं। सर्कमसेंटर क्या होता है भाई, देख अपन ने मीडियन का यूज़ कर लिया, एंगल बाइसेक्टर का यूज़ कर लिया, एल्टीट्यूड का यूज़ कर लिया, बचा क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो याद रखिएगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होते हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमसेंटर। तो किसी भी ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आ रहे हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका सर्कमसेंटर देगा। जैसे देखें, ऐसा सोचो। अब बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो साइड के परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे। तो इस लाइन को, इस साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन सपोज करिए ये है, तो ये परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। इसी तरीके से इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन होगी और जो इसके परपेंडिकुलर भी होगी, ये रही यहाँ से मान लीजिए, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया। सेम चीज़ यहाँ से इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ सकता है, यहाँ से ऐसा है ना, जो इन दोनों को। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है बेटा, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है उसको ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। और बेटा इस नाम चेंज कर लीजिए आप इसका, ट्राइंगल का मैं PQR बोल देता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ समझ जाओगे, इसलिए क्योंकि मैं सर्कम सेंटर को जनरली रिप्रेजेंट करूँगा कैपिटल C से, ठीक है। देखिएगा सेंट्रॉइड जो था उसको G से रिप्रेजेंट किया था, G, और सर्कम सेंटर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीधा सा फंडा एक चीज़ कि यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, वो मुझे क्या होता है, सर्कम सेंटर बनाते हैं। अच्छा सर्कम सेंटर किसका सेंटर होता है मालूम है, सर्कम सर्कल का। मतलब यदि इन तीनों पॉइंट से जाता हुआ मैं कोई एक सर्कल बनाने के लिए जाऊँ तो उसका सेंटर ये होगा। तो रेडियस कौन होता है मालूम, इससे यदि किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए यहाँ से, तो CR जो होगा वो रेडियस है, या C से P को ज्वाइन करेंगे तो रेडियस है। इससे मतलब क्योंकि देखो ना हम ऐसा सर्कल बनाते हैं ना इस तरीके से, गंदा बना रहा हूँ अब समझ जाना, ये एक सर्कल बनाया तो इस सर्कल का सेंटर ये है। तो देखा जाए तो इससे इसको ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा बेटा। तो मैंने बोला यहाँ से पहली प्रॉपर्टी में यहाँ से आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये रेडियस है। दूसरी, इससे ज्वाइन करने जाऊँ तो भी रेडियस है, और यहाँ पर यदि ज्वाइन करने के लिए जाऊँ तो भी रेडियस है। तो बेटा पहली चीज़ याद रखिएगा, सर्कम सेंटर के केस में जो सेंटर होता है ना उसके तीनों वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत काम आती है। तो हमने क्या बोला सर कि C से P का डिस्टेंस, तो CP इक्वल टू CQ इक्वल टू CR। तो CP इक्वल टू CQ इक्वल टू CR, ये तीनों आपस में इक्वल रहता है। अब ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो हम लोग बोलेंगे कि इनसे जाने वाला जो सर्कल है वो सर्कम सर्कल है, ठीक है, पहली चीज़। अब मैंने देखो सर्कम सेंटर निकालना सिखाया, बताया प्रॉपर्टी से कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है। अब एक तरीका क्या होता है मालूम है, मैं जा नहीं रहा उसमें, कि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो, आसानी से निकल जाएगी। क्यों, देखो दोनों ये पॉइंट यदि पता है, स्लोप निकल आएगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा। ये मिड पॉइंट है, निकाल लेंगे, फिर उससे 1 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख देंगे। अब सुनो, एक तरीका है
कि मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वेशंस लिख करके इसके पॉइंट को सॉल्व करके लेकर के आऊँ। वो वाला भी काम हम करेंगे, बट हम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेंगे तब अगले 1-2 लेक्चर के बाद। अब सुनिए, मेन चीज़ क्या है मालूम? मेन चीज़ यहाँ पे भी प्रॉपर्टी काम करती है, और वो बचपन की प्रॉपर्टी थी, आपने पढ़ के रखी है। बताऊँ कौन सी? एक प्रॉपर्टी तो ये कि ये तीनों इक्वल होते हैं, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये राइट एंगल ट्राइंगल वाली बात है यार भाई, कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, मान लीजिए ABC राइट एंगल ट्राइंगल, PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से समझना। तो उसमें जो ये 90 डिग्री बनता है ना, जहाँ पे 90 डिग्री यदि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग बोलते थे जहाँ 90 डिग्री बनता है वो मेरा ऑर्थो सेंटर है। अभी निकालना सीखा था। सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है ना, C, ये मिड पॉइंट है बेटा, उसका जो मिड पॉइंट होता है राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वही मेरा सर्कम सेंटर होता है। मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो C पॉइंट यदि निकालना है तो वो क्या होगा, इस साइड का मिड पॉइंट, मतलब हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट आएगा वो मेरे लिए सर्कम सेंटर होता है। सर्कम सेंटर कौन है? जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है। क्लियर हुआ? तो हमने बोल दिया मिड पॉइंट और बना दिया भैया सर्कम सेंटर। ठीक है, तो ये मेरे लिए सर्कम सेंटर। तो इस प्रॉपर्टी पे जाना, अब मैं बताता हूँ सिंपल से, फिर से क्वेश्चन देखो, जो ऑर्थो सेंटर का था ना उसी में सर्कम सेंटर भी पूछता है। कैसे? देखो, यदि मान लीजिए उसने आपसे बोला कि फिर से भाई क्या, फाइंड द सर्कम सेंटर हुज वर्टाइसेस आर। ठीक, अब हुज वर्टाइसेस आर, तो वर्टाइसेस मैं आपको दे देता हूँ। सपोज करिए वर्टाइसेस मैंने आपको दिए हैं, एक 0,0, एक फिर से दिया 3,0, एक दिया मैंने 0,4। ठीक, अब मैंने ऐसे दिए। अब मैंने बोला यार बता इसमें सर्कम सेंटर क्या होगा। एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए हुए हैं और सर्कम सेंटर मैंने तुमसे पूछा है कि निकाल के बताओ। अब मैं इसका सर्कम सेंटर कैसे निकालने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर निकालना है तो मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से देखना। ये मेरा एक ट्राइंगल है, तो PQR मेरे लिए एक ट्राइंगल बना। नहीं सॉरी, आपको यदि ये तीनों दिया हुआ है ना तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि वो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। और मैं तुम्हें क्लियर बोल रहा हूँ बेटा, यदि सोच सकते हो, याद रख सकते हो तो रखो कि कभी भी सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए है तो सबसे पहले चेक लगाने का कि वो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो बहुत ईजीली निकलेगा। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया। अब सुनो, मुझे दिख रहा है कि ये राइट एंगल है क्योंकि ये ओरिजिन है 0,0, ये एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है सर 3,0, और ये वाई एक्सिस का एक पॉइंट है 0,4। तो जैसे मैं उसको बाकायदा तरीके से प्लॉट कर लूँ तीनों पॉइंट को ना, तो मुझे दिख गया कि यार ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल है तो सर्कम सेंटर कौन होगा, उसका मिड पॉइंट, किसका, सर्कम सेंटर, हाइपोटेनस का। तो ये मेरे लिए सर्कम सेंटर आया। अब सोचो ये सर्कम सेंटर की वैल्यू क्या होगी C की, तो मैं देखो C मैं बोलता हूँ C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। लिख ले बेटा, x1 कौन है 0, प्लस x2 कौन है 3/2, y1 कौन है 4, y2 कौन है 0/2। सॉल्व करेगा, आंसर आएगा तेरे पास 3/2, 2। ये मेरा आंसर समझ में? अरे आ गया ये आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आप सर्कम सेंटर पे भी जाइए, तो सर्कम सेंटर के लॉजिक पे जाएंगे तो इस तरीके से जाना। क्लियर बेटा? अच्छा, इसी में देखो एक और प्रॉब्लम, सेम अप्रोच पे। क्या सोचो, मैंने तुम्हें दिया था ऑर्थो सेंटर वाला, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। क्या है भाई, देख, उसने बोला मुझे कि उसकी साइड्स दे दी हैं। मैंने बोला था ना, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर। अब साइड्स की इक्वेशन क्या दी उसने, वही xy = 0, और एक दे दिया होगा x + y - 5 = 0। कुछ भी दे दिया, क्या जा रहा है। अब ये दोनों साइड्स की इक्वेशंस दी हुई हैं, बताओ सर्कम सेंटर क्या होगा। बनाए इक्वेशंस, बनाओ। क्या बोलते हो तुम, खुद जानते हो। x एक्सिस y एक्सिस, बताओ बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा x = 0, एक y = 0, है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। x = 0 कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस। तो इस y एक्सिस का इक्वेशन हो गया x = 0। y = 0 कौन है, x एक्सिस, तो y = 0 ये बना। और x + y - 5 में क्या लिखेंगे, y को 0 करिए तो x की वैल्यू 5 आएगी। तो x की वैल्यू 5 आई, तो मैंने यहाँ से कोई पॉइंट ले लिया 5,0। ठीक है ना, x एक्सिस का पॉइंट है। अच्छा, x को 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, वो भी 5 आ रही है।
तो यहाँ से भी जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो 0,5 आ गया। तो देखो बेटा एक ओरिजिन है ये ओ, तो ये एक्स और वाई का इंटरसेक्शन है तो 0 0। तो देखो बेटा एक पॉइंट ओ, एक ए और एक बी, और इन तीनों ने मिलकर के एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे फिर से फॉर्म कर दिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल यदि फॉर्म किया तो इसका सर्कम सेंटर कौन होगा? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ये रहा। तो यहाँ से आप सर्कम सेंटर निकाल लीजिए। सी क्या आ रहा होगा सोचिए, दोनों पॉइंट तो है ना 5,0 0,5, तो 5 + 0/2 मतलब 5/2, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। फिर 0 + 5/2 5/2 ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये आंसर आ गया। तो 5/2 5/2 जो है ना वो मेरा आंसर है, निकल गया। क्लियर हुआ बेटा? इस तरीके से जाइए आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, अब मैं इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करवा रहा इस पर, है ना। अब बन सकता है आपका, आप अरेंज कीजिएगा। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो भी बता देता हूँ। ये 2 प्रॉपर्टी तो ये हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है ना। अच्छा, अगला प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? जैसे मैंने बोला था, याद बोलूं क्या? एक्यूट एंगल ट्राइंगल था, तो हमने क्या बोला था? बोलो, ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता था? इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द ट्राइंगल। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, ये भी वही प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर भी जो आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा ना, उसमें जो सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा? सर्कम सेंटर ट्राइंगल के अंदर, ठीक, एक्यूट एंगल में। और राइट एंगल में कहाँ जाता है? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में यही चीज़ आउटसाइड चली जाती है। मतलब इस प्रॉपर्टी में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो ऑर्थो सेंटर में होती है बेटा वही चीज़ हमारे लिए सर्कम सेंटर के लिए भी वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा। अब सुन, एक 5th याद है कौन सी प्रॉपर्टी? डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा था? यदि मुझे x1 y1 z1 बताओ, मतलब कोऑर्डिनेट्स, यदि मान ली बेटा p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 y1, ठीक। अब मैं इसका नाम चेंज करूं बेटा ट्राइंगल, थोड़ी जैसे समझने के हिसाब से। सुनो, मैं यहाँ लिखता हूँ, बना देता हूँ कि हमने यदि एक ट्राइंगल लिया, ये a b एंड c, तो मैं बोलता हूँ a के कोऑर्डिनेट्स यदि आप बोल रहे हो x1 y1 है, b के x2 y2 है और c के x3 y3 हैं, तो बेटा x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यदि इनके कोऑर्डिनेट्स हैं तो मैं क्या लिखता हूँ मालूम है? सर्कम सेंटर लिखना है मुझे, है ना। क्या लिखूँ? देखो सीधा सा फॉर्म बना, सर्कम सेंटर। देखो ध्यान से, आप इसका x कोऑर्डिनेट क्या लिखना? फिर से सबके x मिलके x देंगे, y मिलके y, जैसा लिखा था। क्या लिखेंगे? x1, अच्छा ऑर्थो सेंटर में क्या यूज़ करते थे? 10, यहाँ पे साइन, तो साइन 2a, याद रखिएगा जितना एंगल यहाँ का हो उसका डबल, तो x1 साइन 2a, x1 साइन 2a। x2 के साथ एंगल कौन सा है? b वाला, तो x2 साइन 2b प्लस x2 साइन 2b प्लस इसके साथ कौन सा है? x3 साइन 2c अपॉन में क्या आएगा बेटा? साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो ये मेरे लिए क्या कोऑर्डिनेट निकल के आया? x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये हो गई। अच्छा, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? सोचो, y1 वाले के साथ, तो y1 साइन a के साथ जाएगा, तो मैं बोलूँगा y1 साइन 2a प्लस y2 वाला b के साथ आएगा, तो y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन में साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये हो गया। क्लियर है? तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई, डायरेक्ट फार्मूला। बट ये फार्मूला फिर से मैं बोलता हूँ कि बहुत कम यूज़ में आएगा, बहुत रेयर आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा इसे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ ना, तो सर अब कहता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। बेटा देखिएगा, अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखने चाहिए, है ना। फर्स्ट पॉइंट, की पॉइंट्स है ना, ध्यान से समझिए। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड, इन तीनों में एक रिलेशन होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। मैं बोलता हूँ ये ऑर्थो सेंटर है O, ठीक, ये सेंट्रॉइड है और ये जो C है वो सर्कम सेंटर है। ध्यान से लिख लेता हूँ मैं, कन्फ्यूजन होता है कई बार। ये ऑर्थो सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड अंकल और सर्कम सेंटर आंटी। ठीक, चल बेटा देखो, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर,
इन तीनों में रिलेशन होता है कि ये 2:1 के रेशो में इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब जो सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, याद रखिएगा 2:1। मतलब कभी ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड दे दिया तो मैं सरकम सेंटर निकाल सकता हूँ, या सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दे दिया तो सेंट्रॉइड निकाल सकता हूँ। मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। कैसे याद रखना है तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसका याद रखने का। आप याद रखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओ, अब पूरा वैसा रिलेट नहीं करता बट समझ जाना ना। ओ और जी मिलकर के ऑर्गेनिक हो गया, सी से केमिस्ट्री हो गया। तो OGC को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करेगा, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यदि कभी क्वेश्चन दे देता है ये दोनों तो अपन तीसरा निकाल देंगे सेक्शन फॉर्मूला लगा करके बेटा, है ना। एक कर दूँ क्या क्वेश्चन, देखिए क्या है। मैंने यहाँ पे बोला -1,2 दिया हुआ है, ये ऑर्थो सेंटर है। मैंने बोला ये इसका सरकम सेंटर है ना। सरकम सेंटर कितना दे दिया मैंने, बोला 0,-3, ये सॉरी सेंट्रॉइड दे दिया। अब मैंने पूछा सरकम सेंटर बता। मान लिया बेटा थोड़ी देर के लिए x, y है, मान लिया। आपको सरकम सेंटर निकालना, क्या बोलेंगे 2:1 में डिवाइड करता है यार, ये 2:1। याद करो सेक्शन फॉर्मूला क्या निकालते थे, कैसे यार 1 मल्टीप्लाई होगा इधर साइड, 2 मल्टीप्लाई होगा इधर साइड। कर दें, करो। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करोगे इधर तो 2 के से मल्टीप्लाई होगा 2x, फर्स्ट लेक्चर में समझाया मैंने 2x। 1 मल्टीप्लाई होगा इधर से तो 1 × -1 मिलके -1 अपॉन में 2 + 1 इक्वल टू क्या देगा x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कितना है 0, ये इधर गया तो 2x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2, तो ये x कोऑर्डिनेट आया। अच्छा y कोऑर्डिनेट सोचो, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा y से तो 2y, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2 अपॉन y1 + y2 तो 2 + 1 इक्वल टू इसका y कोऑर्डिनेट मिलेगा तो -3, तो 2y + 2 इक्वल टू 3 × 3 -9, तो 2y इक्वल टू -11, y इक्वल टू -11/2, ये आ गया। तो आपका आंसर क्या निकल के आया बोलो, एक्स वाई जो आया वो 1/2, -11/2, यस। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बड़े काम का होता है, नोट करके रखिए। अगली चीज़ ध्यान से समझना, यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, समझना मेरी बात, ये और ये तीनों मैंने आपको क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बेटा इस केस में हम क्या बोलते हैं मालूम है, कि ये जो पॉइंट है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर, ये चारों के चारों अलग नहीं होते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक हैं। ये सब के सब कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सब एक ही है। मतलब यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है तो आपसे बोला सेंट्रॉइड निकाल, तो आप ऑर्थो सेंटर निकाल दो, सरकम सेंटर निकाल दो, इन सेंटर निकाल दो, सबका आंसर एक ही आएगा। मतलब वो अलग अलग नहीं होते, वो सब एक ही पॉइंट है, यदि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो। ठीक, अगला देख, एक यदि मैं यहाँ से बोल दूँ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल दें, ठीक। अब इसको मैंने बोला आइसोसेलेस। अब यदि बेटा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है ना, उस कंडीशन में क्या होता है मालूम है, यदि ये ऑर्थो सेंटर है, ये सेंट्रॉइड है, सरकम सेंटर है, इन सेंटर है, तो बेटा याद रखिएगा कि ये सब के सब कोलिनियर होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पॉइंट आए ना, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ये सारे के सारे आपको कोलिनियर है। मतलब यदि मान लीजिए 2-3 चीज़ों को बता करके किसी एक की वैल्यू पूछ ले या कुछ भी लगे, तो आप वहाँ पे कोलिनियर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए उनका ट्राइंगल का एरिया वगैरह 0 होता था, जो भी फंडा है हम उस पर भी लगाएंगे तो आंसर निकाल के ले आएंगे। तो ये मेन 3 प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल दिमाग में फिट करके रख लो। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब मैं तुम्हें एक एक्स सेंटर समझाता हूँ। एक्स सेंटर मेंस के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो नहीं पूछेगा, बट एडवांस में होता है। हम तो कंप्लीट करके जाएंगे, है ना, करके रखिए। शायद मेंस में भी हो तो हो, पता नहीं, मुझे लगता है शायद नहीं है। आप ध्यान रखिएगा अभी, ध्यान दें। चलिए बेटा, अगला है मेरे पास स्क्राइब सेंटर, 5th वाला, ठीक है। सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और स्क्राइब सेंटर, एक्स सेंटर। अब ये एक्स सेंटर हम लोग इसको शॉर्ट में एक्स बोलते हैं, वो वाला एक्स नहीं। अभी से है क्या,
देखो ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से, एक्स सेंटर देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, एक ट्राइंगल लिया हमने, छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा अजीब बनेगा मेरे से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे x1, y1, बी के लिखे x2, y2, आपको समझाते हैं, आप समझ लीजिए। सी के लिखे मैंने x3, y3। बेटा अब बात आती है सबसे पहले कि स्क्राइब सेंटर होता क्या है ना, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट, सारे तो हमने यूज़ कर लिए। अब सुन, ये होता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ टू इंटरनल एंड वन, एक सेकेंड बेटा, एक ये एक सेकेंड बेटा, टू एक्सटर्नल है ना, इंटरनल नहीं है, टू एक्सटर्नल एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, वो सरकम सेंटर होता है, मतलब एक्स सेंटर होता है। कैसे निकालें, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए बेटा ये वाला एक इन सेंटर लिया मैंने, तो एंगल बाइसेक्टर इसका इंटरनल, तो ये इंटरनल एंगल है, तो मैंने इसका एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से निकाला, ये वाली लाइन, सर ये एक इंटरनल लाइन। तो दोनों बाकी के जो एंगल है ना उनके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो एक्सटर्नल क्या, देखो ये वाला जो एंगल है ना बेटा, ये इंटरनल हुआ अंदर बी वाला, तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड करो और यहाँ पर इसको कट करते हुए, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल कौन सा हुआ, एक्सटर्नल एंगल एट बी, तो इसका बाइसेक्टर आप बनाओ, ठीक है, ये बना। दूसरा एक ये वाला साइड है, तो इसको मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, तो इनका एक्सटर्नल वाला, तो इसका एक एक्सटर्नल लिया, तो यहाँ से लिया और इन तीनों को कट करवाया, तो ये तीनों जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना बेटा, इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, एक्स सेंटर, स्क्राइब्ड सेंटर। तो देख ए के अपोजिट है ना, ए के अपोजिट, तो आई ए लिख लीजिए आप, इसको भी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट नीचे सब्सक्रिप्ट लगा के बोलना है। देखो इन सेंटर को भी आई बोला था, इसको भी आई बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो भी एंगल बाइसेक्टर से मिला था, ये भी एंगल बाइसेक्टर से, बट इसको नीचे सब्सक्रिप्ट लगाई, तो आई ए, मतलब ए वर्टेक्स के अपोजिट एक्स सेंटर ये हुआ। और बताऊँ ये क्या बनना था मालूम है, ये जो तीनों साइड्स बनी ना यहाँ से, इन तीनों साइड्स को टच करते हुए इसको सेंटर ले लेना, तो एक सर्कल बनता है जो तीनों को टच करते हुए सर्कल बन रहा होगा ऐसा, समझ में। तो ये तीनों साइड्स को टच करते हुए बेटा एक सर्कल यहाँ से जा रहा होगा, यहाँ से ऐसा, समझ में। तो तीनों को टच करते हुए एक एक्सटर्नल सर्कल बनता है, उसका जो सेंटर होता है वो एक्स सेंटर है। तो ये मेरा एक एक्स सेंटर यहाँ से निकल के आया। दूसरा एक्स सेंटर कौन बनेगा बताओ, यदि मैं बी का एंगल बाइसेक्टर ले लूँ, बी वाला, तो बी का एंगल बाइसेक्टर ये हो गया इंटरनल वाला, तो मुझे फिर ए और सी के एक्सटर्नल, तो देख ए सी वाले को आगे बढ़ाया, इसका एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से उठाया, ये रहा, ए वाले को इसको आगे बढ़ा दो, तो ये एक एंगल बनेगा, इसका एंगल बाइसेक्टर उठाया, ये रहा, तो ये आई बी हो गया। तो बी के अपोजिट ये वाला, अब ये तीनों को टच करता हुआ यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे ऐसा बना रहा होगा, आगे समझ में। तो ये सेकेंड वाला एक्स सेंटर है। थर्ड वाला देखा जाए तो ये सी के अपोजिट वाला लोगे, तो सी का एक एंगल बाइसेक्टर ले लीजिए यहाँ से ऐसा, ठीक है, चलेगा। देखना बेटा अच्छी प्रॉपर्टी बताना, इसको मैं बाद में अच्छे से बना के देता हूँ। एक इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लो, यहाँ से आया, एक इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लो, यहाँ से आया, ये तीनों ने मिला तो यहाँ आई सी बनेगा और यहाँ से बनता हुआ एक सर्कल ये बना, ठीक है। तो आई ए, आई बी और आई सी जो आ रहा है ना बेटा, ये मेरे एक्सटर्नल एंगल एक्सटर्नल नहीं स्क्राइब्ड सेंटर होता है। अब ये स्क्राइब्ड सेंटर कौन से हो गए, आई ए, आई बी और आई सी, ठीक है। अब सुनो जी, मैंने ऐसा बना दिया रफली समझाने के लिए। अब मैं एग्जैक्टली बनाता हूँ कि बनता कैसा ट्राइंगल। ध्यान से समझना, कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ बड़े काम की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल वाले चैप्टर में भी काम का है ये, ध्यान से देखिएगा, बट मैं उसको अभी नहीं डील करने वाला हूँ, उसको सबसे लास्ट में देखेंगे हम। ये एक ट्राइंगल है बेटा, ए बी सी, ध्यान रखिएगा, ये ए बी सी ट्राइंगल बना, ए बी सी ट्राइंगल है। अब मैं बोलता हूँ यहाँ से एक लाइन बनाओ ऐसा, एक मिनट रुकिएगा ना, ब्लैंक मार्कर, अच्छा देखो यहाँ से मैंने एक और लाइन बनाया,
इस तरीके से, और एक ज्योमेट्री बना है, कौन सी वाली, ऐसा ये बनाया एक, और यहाँ से एक इससे पास होते हुए एक लाइन बनाओ बी वर्टेक्स से जाते हुए, ठीक, और एक लाइन आप यहाँ से बनाइए इससे जाते हुए ऐसा, ठीक। ये तो ये दो ट्राइंगल बनते बेटा, एक बड़ा ट्राइंगल, उसके अंदर में एक छोटा ट्राइंगल, ठीक है। अब ध्यान देना, थोड़ा सा देखना ध्यान से बेटा। अब मैंने क्या बोला, देखो ए के अपोजिट जो था ना वो ये आई ए है, ये वाला वर्टेक्स। बी के अपोजिट जो है ये आई बी है, सी के अपोजिट जो है ये आई सी है। तो देखो ए बी सी सिंपल ट्राइंगल थे, मतलब ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। आई ए आई बी आई सी आपके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब स्क्राइब सेंटर्स हैं। अब स्क्राइब सेंटर्स ये अपन के निकल के आए। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या होती है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से यदि मैं बी पॉइंट को ज्वाइन करूँ, इस लाइन को, बी पॉइंट को, चलेगा बी पॉइंट, तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इसके परपेंडिकुलर होता है। मतलब एक प्रॉपर्टी है बेटा, मैं इसको रब करता हूँ, इधर साइड प्रॉपर्टी लिखता हूँ, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान से समझ लेना यार, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। एडवांस का टॉपिक है, एडवांस के हिसाब से है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ से कि जो आई बी, ऐसे लिखूँ मैं, बी आई बी, ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो बी आई बी ये लाइन ज्वाइन करेंगे ना इस वर्टेक्स से, जो हमने इसको ज्वाइन किया, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, आई ए बी आई सी के, इस परपेंडिकुलर ऑन आई ए बी आई सी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कि इस वाली लाइन के ये परपेंडिकुलर होता है। मतलब समझना एक चीज़, इस बड़े ट्राइंगल का ये एल्टीट्यूड है, क्योंकि हमने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सामने वाली साइड पे, तो ये उसके लिए क्या होगा, एल्टीट्यूड। बड़े ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है, लेकिन छोटे वाले ट्राइंगल का कौन था, एंगल बाइसेक्टर ज्वाइन करा था, तो अभी निकाला था ना, इसका एंगल बाइसेक्टर होता था ये वाला, तभी तो यहाँ से लाइन बनाया था। तो छोटे ट्राइंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर है, बट बड़े ट्राइंगल के वो एल्टीट्यूड है। अच्छा, सेम चीज़ इन सेम वे अपन दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा, एक बड़ा अच्छा रिजल्ट निकाल के दूंगा। क्या यदि आप इससे इसको ज्वाइन करने जाएं इस वाले से, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब ए आई ए जो है वो परपेंडिकुलर किसके हैं, आई बी ए आई सी के, ठीक। ये भी एक काम आ गया, ठीक। इसी तरीके से थर्ड वाला भी आप लिख लीजिएगा। तो ये एक तो ये चीज़ होगा कि ये परपेंडिकुलर होता है, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, क्या जो मुझे पहले बोलनी चाहिए थी कि आई ए बी और आई सी ये तीनों हमेशा कैसे होंगे, कोलिनियर। समझे मेरी बात, मतलब ये तीनों एक लाइन पे ही होते हैं, ये अलग अलग पॉइंट नहीं है कि मतलब एक पॉइंट इधर है, एक इधर है और एक इधर है, नहीं, ये तीनों को ज्वाइन करोगे तो हमेशा एक लाइन बनाएंगे, मतलब ये कोलिनियर है। तो सुनो मेरी बात, कभी यदि उसने बोल दिया इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, इसके दे दिए, और इसमें कुछ 2, बोल दिया, बोला x निकालो, तो आप लॉजिक लगा सकते हो कि ये तीनों कैसे हैं, कोलिनियर। कोलिनियर है तो कोलिनियर की कंडीशन लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी याद रखिए कि ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं। फिर आई सी ए और आई बी जो है वो भी आपस में कोलिनियर होंगे, आई सी ए और आई बी भी कोलिनियर हैं। और यहाँ से देखा जाए तो आई ए सी और आई बी, तो आई ए सी और आई बी भी कोलिनियर है। हो गया, दो प्रॉपर्टी है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं बोल रहा हूँ, क्या तुमसे वो कई बार पूछता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, वो आपसे पूछेगा यार ऑर्थो सेंटर बता, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल आई ए आई बी आई सी बताओ मुझे। यहाँ पे आपसे ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए बोला बेटा। अब क्या होगा ये सोचना, डाउट क्या, बच्चों का अप्रोच बताता हूँ। वो क्या करते हैं मालूम, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं ए के, बी के, सी के। अभी मैं तुमको उसका फॉर्मूला निकालना सिखाता हूँ कि फॉर्मूला कैसे निकालना है ना, एक्स सेंटर के जो भी फॉर्मूला होगा, तो उससे क्या करते हैं वो ए बी सी की हेल्प से सबसे पहले आई ए निकालेंगे, फिर आई बी निकालेंगे, फिर आई से निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब एल्टीट्यूड बनाएंगे, इक्वेशन निकालेंगे, जो भी है ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट पे जाके ऑर्थो सेंटर निकालेंगे। बट प्रॉपर्टी से सोचो एक चीज़, क्या सोचना बेटा, ये जो पॉइंट था ये वाला, ये जो हमने यहाँ से लाइन बनाई थी, ये एंगल बाइसेक्टर था छोटे अंदर के ट्राइंगल का, ये भी एक एंगल बाइसेक्टर था अंदर के ट्राइंगल का। तो दो ये एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब देखा जाए तो जो ए बी सी ट्राइंगल है, इसका ये कौन हो गया, इन सेंटर, इनका कौन हुआ, ये इन सेंटर। अभी पर हमें एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, अंदर वालों का इन सेंटर है। अच्छा,
बड़े ट्राइंगल के लिए सोच, इस बड़े ट्राइंगल के लिए यही लाइन ए आई वाली, ये एल्टीट्यूड थी इससे जाती हुई, ये वाली लाइन भी एल्टीट्यूड है, तो यही पॉइंट जो आ रहा है ना वो एल्टीट्यूड भी तो हो गया किसका, बड़े ट्राइंगल का। तो बड़े ट्राइंगल में एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकल के आता है, ऑर्थो सेंटर। समझ में? तो हम ये बोलते हैं कि जो बड़ा ट्राइंगल है उसका जो ऑर्थो सेंटर है वही छोटे ट्राइंगल का इन सेंटर हुआ। मतलब सीधे सीधे यदि आपको वर्टेक्स दिए हुए हैं तो छोटे वाले ट्राइंगल का इन सेंटर निकाल ले, वही चीज़ तेरे लिए क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ एक्सटर्नल ट्राइंगल। समझ में? तो आपसे यदि कोई बोलता है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ आई ए आई बी आई सी मतलब एक्स सेंटर से बनने वाले ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालो, तो आप सिंपल क्या निकाल लीजिएगा, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो दिया हुआ है उसका इन सेंटर निकाल लो, वही मेरा आंसर हो गया। समझ में? अब चलो एक बार मैं इसको रब करता हूँ, प्रॉपर्टी आप नोट करिए। अब मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ सीधे सीधे, और इस पर एक क्वेश्चन करके ख़त्म करता हूँ इस टॉपिक को। नोट कर, चलिए बेटा देखिए मैंने ना लिख लिया ताकि आपका फॉर्म टाइम बच जाए। देखो बेटा, आपको यदि मान लीजिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3, आपसे पूछा आई ए आई बी आई से निकालिए, मतलब ए के अपोजिट एक्स सेंटर, बी के अपोजिट एक्स सेंटर और सी के अपोजिट एक्स सेंटर, तो तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूँ यार, इन सेंटर से रिलेट करता हुआ ये भी है, जो इन सेंटर का फॉर्मूला था ना एज इट इज़ वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाने का। कैसे? देखो याद है हम क्या लिखते थे, इसको अपोजिट साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई करते, तो सबसे पहले लेंथ निकालते थे, तो हमने बोला था ए के अपोजिट जो साइड है उसकी जो लेंथ है उसको क्या बोला, स्मॉल ए। ठीक है, कैसे निकालते थे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, निकल आएगा। बी के अपोजिट जो साइड था उसे हमने बोला था स्मॉल बी, ये स्मॉल सा है, और सी के अपोजिट जो साइड था उसे स्मॉल सी लिखा था, याद है? ठीक है, और फिर हम इन सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखते थे। देखो मैंने लिख के रखा है, आई ए आई बी आई सी सब में क्या लिखते थे, देखो तीनों के x मिल के x देते थे, तीनों के y मिल के y, तो देखो क्या लिखते थे फॉर्मूला हमारा, x1 मल्टीप्लाई होता था सामने से तो ax1 प्लस x2 इसके सामने तो प्लस bx2 प्लस cx3, तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, तीनों का सम होता था। y लिखने जाते थे तो भी ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, ये इन सेंटर था हमारा, मैंने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें। अच्छा मैंने देख आई ए में भी वही फॉर्मूला लिख दिया, आई बी में भी वही लिख दिया, आई सी में भी वही लिख दिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि तीनों एक ही पॉइंट है। नहीं सुन, मैंने फॉर्मूला जरूर लिखा है वही कि इन सेंटर के फॉर्मूले से याद रख, बस अब एक चीज़ का ध्यान रख, क्या मालूम, कुछ तो चेंजेस होगा ही होगा। क्या चेंज है मालूम, ध्यान से सुनो। आप पहला वाला आई ए लिख रहे हो ना, किस सेंटर के, ए के अपोजिट, ध्यान से सुनिएगा, ए के अपोजिट, तो ए वाले के लिए साइड कौन सी आई है, ए स्मॉल ए, अरे ए के अपोजिट कौन सी साइड है, स्मॉल ए, राइट। तो इस वाली साइड को नेगेटिव कर दो, बाकी सब पॉजिटिव। मतलब क्या, देखो ध्यान से, जहाँ जहाँ ए है उसको माइनस ए कर दो, ये माइनस ए, यहाँ भी माइनस ए आया, बाकी bx2 प्लस cx3 वगैरह सब सेम, सिर्फ ए को नेगेटिव करना क्योंकि इसके अपोजिट वाला निकालता है। इसमें भी ए नेगेटिव, इसमें भी ए नेगेटिव, हो गया मेरा काम। तो अब ये जो बना ना वो कौन सा बना, आई ए। आई बी निकालने का तरीका, बी के अपोजिट तो बी को नेगेटिव कर दें, बी वाला पार्ट नेगेटिव करेंगे यहाँ से तो पूरे में, तो बी को नेगेटिव करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस बी, यहाँ से भी नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस बी, इसको मैंने नेगेटिव किया तो ये भी माइनस बी और ये भी माइनस बी आ गया। तो दोनों फॉर्मूले में बी की जगह पे नेगेटिव रख दीजिए। अच्छा आई सी निकालना है तो सी के अपोजिट है, तो स्मॉल सी को नेगेटिव करने का, सी को नेगेटिव किया, यहाँ पे सी को नेगेटिव किया, यहाँ पे सी को नेगेटिव किया, यहाँ पे सी को नेगेटिव किया, बन गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ करा ना अपन ने, ये पूरा पोर्शन ये मेरा ख़त्म हो गया, निकल गया एक तरीके से। समझ में आया मेरी बात, क्लियर है? तो इस तरीके से जा करके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है बेटा। क्लियर हो गया ना सबको? तो आपको ये लिखना है, अब तुम्हें दिमाग में आएगा सर इतना फॉर्मूला याद करना, मैं फिर से सजेस्ट नहीं करता, मैं बोलता हूँ तरीका याद रखिए कैसे निकाला है ना, फॉर्मूला नहीं, तरीका करके बताऊँ। एक प्रॉब्लम बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, बहुत ईजी वे में जाएंगे। देखिए आप नोट कर लीजिएगा प्रॉब्लम। अब मैं बताता हूँ क्या करना था इसमें। जैसे मान ले बेटा मैंने एक प्रॉब्लम दिया, एक ट्राइंगल बनाता हूँ छोटा सा सिंपल सा, ये स्टैंडर्ड ले लें। मान लीजिए मैंने ऐसा एक ट्राइंगल दिया आपको, पहला वर्टेक्स दिया ओरिजिन, दूसरा दिया मैंने 1,0, तीसरा मैंने दिया 0,1। क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिए आप, चल रहा है जो सीक्वेंस। ठीक है, अब इसमें 8वां नंबर का क्वेश्चन जो है, हमने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे ये ट्राइंगल दे दिया और मैंने बोला फाइंड
फाइंड एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स 0,0 ओरिजिन। ठीक है, सुनो अब मैं स्पेसिफाई करूँगा ये चीज़ कि फाइंड एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ओरिजिन। हो सकता था बोलता कि अपोजिट टू वर्टेक्स 1,0 या 0, हमने ओरिजिन लिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, करना क्या है, आपको इन सेंटर निकालते आता ना, बस वही फंडे पे सबसे पहले तो लेंथ निकालनी पड़ेगी। सर निकालो, तो इसके पहले लेंथ निकालेंगे तो कितना आएगा 1 डिस्टेंस फॉर्मूले से, इसको निकालेंगे तो भी कितना आएगा 1, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आपको लेंथ मिल रहा होगा √2। आ गया, हो गया ना। अब अपन वहाँ पे जो लिखते थे ना, वहाँ पे क्या करते थे, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग ये लिखते जाते थे वहाँ पे सीधे सीधे x वाले y वाले में ये फॉर्मूला लगा देते थे। अब सुनो मैं अभी भी लगा रहा हूँ, मैं अब क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, लॉजिक, आप ये सब फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं। आपको कौन निकालना था बेटा, यहाँ वाला इन सेंटर एक्स सेंटर निकालना है, वो ओरिजिन के अपोजिट है ना, तो ओरिजिन के अपोजिट जो लेंथ आई है उसी को तो नेगेटिव करना है ना, तो यहीं के यहीं कर लेना, इसको -√2 लिख दें। तो इस वाली लेंथ को यहीं के यहीं नेगेटिव कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैंने इसको नेगेटिव कर दिया ना, अब क्या बनेगा बताऊँ, देख जैसे इन तीनों को तुमने नेगेटिव यहाँ से कर दिया, अब फंडा क्या है देखो, अब फंडा ये बना, सीधे इन सेंटर का फॉर्मूला लगा दो। तो देखो अब आपको एक्स सेंटर निकालना था ओरिजिन के अपोजिट, तो देखो मैंने क्या लिखा, ध्यान देना क्या होगा बेटा, ओरिजिन मल्टीप्लाई होगा इसके अपोजिट तो -0 है ना, 0 अरे AX1 वाला, तो 0 इंटू ये 0 हो गया, 1 मल्टीप्लाई होगा उसके अपोजिट से तो +1, ये 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो +0, अपॉन में तीनों का सम तो 1 + 1 -√2, ये एक्स सेंटर आया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या, ये ओरिजिन मल्टीप्लाई होगा इससे तो फिर से 0 हो जाएगा, ये 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 0 हो जाएगा, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 आ जाएगा, और अपॉन में बेटा दोनों का सम तो 1 + 1 -√2। तो बेटा यहाँ से मेरे लिए जो पॉइंट निकल के आया वो क्या निकल के आया, सॉल्व करेंगे तो 1/2 -√2, 1/2 -√2, ये एक्स सेंटर है। चाहो तो इसको रैशनलाइज करके आप आंसर निकालो तो आंसर है, चलेगा। तो इस तरीके से जा करके बेटा आपको एक्स सेंटर निकालना है, तो कुछ नहीं करने का, सीधा सा बोलो इन सेंटर आता है ना लास्ट क्लास वाला, बस वही लगा देना। बस करना क्या कि जिसके अपोजिट पूछा है ना उस लेंथ को वहीं नेगेटिव कर देना, और इन सेंटर का फॉर्मूला लगा दो, वो आपका एक्स सेंटर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो भाई, अब मैं आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। लेक्चर को और लंबा नहीं खींच रहा, इसलिए नहीं खींच रहा क्योंकि मुझे अगला टॉपिक लेना है एरिया। अब एरिया में भी मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स करूँगा, है ना, स्ट्रेट लाइन के भी, इधर के उधर के भी, सबके। तो उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेके आते हैं, एरिया और लोकस, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखते हैं, और ये पोर्शन कंप्लीट होगा, फिर स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट पे आएंगे और वो करेंगे। बेटा मैं क्वेश्चंस को अच्छे से डील करना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेकर के आऊँ। मतलब आप ऐसा मत सोचना कि ये सिंपल क्रैश कोर्स जैसा ही भगा रहा हूँ, नहीं, भगा तो रहा हूँ बट तरीके से, है ना। और कैसा क्या लग रहा है तो मुझे रिव्यू दो यार, है ना। बस बेटा मेरी एक हेल्प यही करना है तुम लोग को कि सब्सक्राइबर बढ़ाइए, है ना, मतलब बच्चे बढ़वाइए, कि मतलब जितने ज़्यादा बच्चे मुझे मिलेंगे मुझे उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा और उतना ज़्यादा अपन अच्छा करेंगे, है ना बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड शीट आपको उस पर मिल जाएगी, क्या कहते हैं, कहाँ है भाई यार, मैं भूल जाता हूँ चलिए आप समझ गए ना, लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए उस पर और ग्रुप में जाइए अपने, आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन करिए, डाउट निकालिए, जो भी करना है, ठीक है। और संडे के दिन लाइव क्लास में आपके डाउट सॉल्व करते हैं। चलो बाय बाय।